हमने प्रिज्यूम कर रखा है कि हमारा जो माइंड है वो एक लिमिटेड नॉलेज बेस रखता है। आपको पूरी दुनिया की हर नॉलेज लेनी भी नहीं है, हर नॉलेज इनकलकेट नहीं करनी, लेकिन अपने आप को ओपन माइंडेड तो रख सकते हैं। हकीकत यह है कि जब तक ह्यूमंस कलेक्टिवली उन अंडरस्टैंडिंग्स पे नहीं आएंगे तब तक ह्यूमंस जो है वो सेरेनिटी ऑफ नॉलेज अचीव नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ दिन पहले क्वांटम एंटांगलमेंट के बारे में पढ़ रहा था, तो उसकी जो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो हमारी जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की उसके खिलाफ जाती है। तो मैंने देखा इस तरह के तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ऐसी फोर्सेस या ऐसी क्या कहते हैं फिनोमेना की बात की जा रही थी जो वो भी हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ जाती है। अभी ऑब्जर्व भी हो चुका है इफेक्ट और वेरीफाई भी हो चुका है। तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसे बहुत कौन सारे ऐसे ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं जो अभी तक हमने स्टडी नहीं किए। सबसे पहला तो मुझे आपसे बात करके याद आया कि एस्ट्रोलॉजी होता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी पे इसका कोई रिलेशन हो सकता है इस पर? पहले तो ये बताएं खुर्रम मियाँ कि हमारे माशरे में और हमारे व्यूअर्स में, देखने वाले लोगों में, हमारी जो मासूम आवाम है उनको पता भी है क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दें आप, हमें भी बता दें क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट जो डिफाइन किया जाता है वो होता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स हो जितने भी डिस्टेंस पे हो उनका एक लिंक अगर बन जाता है, अगर उसे कहते हैं क्वांटम इंटेंगल्ड हो गई है, तो जो एक पार्टिकल पे इफेक्ट आएगा वही दूसरे पार्टिकल, चाहे वो कितने भी दूर हो एक दूसरे से और चाहे किसी भी तरीके से उनका वो लिंक क्रिएट हो जाए। सही, मतलब इतना डिस्टेंस के लाइट स्पीड से भी अगर दूर हो तो मैं एक पार्टिकल, चाहे वो हजारों लाखों करोड़ों साल दूर हो, ऐसे बहुत सारे आपने जैसे कहा फिनोमेना है, ऐसे बहुत सारे कायनाती मुशाहिदे हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट निकाला, थोड़ी सी साइंटिफिक डिस्कशन भी हो जाए आज। जब साइंस, मटेरियल साइंस बेसिकली कह रही है कि दो पार्टिकल जब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस, इफेक्ट या रिलेटेड हो जाए किसी भी तरीके से, कितने भी दूर हो, तो हम उसको क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। कहने को तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट तो 5 लाख साल से पढ़ी जा रही है अगर हम एक तरीके से देखें। तो जो एस्ट्रोलॉजी के बिलीवर्स हैं वो भी तो क्वांटम एंटेंगलमेंट की ही बात कर रहे हैं। इन अदर वर्ड, वो कहते हैं कि एक सितारा किसी भी सैयारे या किस सैयारे पर रहने वाले किसी इंसान या किसी मखलूक या उस सितारे पे, सैयारे पे बसने वाली किसी भी वजूद रखने वाली चीज़, पत्थर हो, पहाड़ हो, दरख्त हो, उस पे उस सितारे की शुआएं पड़ती हैं और वो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं और उसके इफेक्ट को के स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये भी तो क्वांटम एंटेंगलमेंट एट अ लार्जर स्केल हुई। अच्छा, इसमें मैं तो कहूँगा कि जो हमारी जो साइंस में एक्सप्लेन किया जाता है एस्ट्रोलॉजी को, उसमें 4 फोर्सेस के थ्रू किया जाता है कि एक हमारी ये होती है न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी। तो इसमें बोलते हैं कि ग्रेविटी की इन्फिनिट रेंज होती है, तो कोई दूसरी हमारी गैलेक्सी है उससे कोई स्टार या प्लेनेट इम्पैक्ट ला रहा होगा तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल आएगा, और वो भी इतना माइन्यूट आएगा कि अगर कोई मच्छर उड़ा ना यहाँ पे, उसकी ग्रेविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। देखिए ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं कि इस तरह जो इफेक्ट आता है, कोई इस तरह की दूसरी कोई फोर्स है या कोई दूसरा कोई फिनोमेना है जो इम्पैक्ट ला रहा है इस तरह? देखिए, इसमें दो तीन बातें गौर करने वाली बात है। जो प्रोपोजिशन अभी मैंने आपके सामने रखी है वो हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा मान लें 100% ऐसा होता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। गौर अगर आप मुशाहिदा करें, नजर तो आ रही है सिमिलैरिटीज। अब रही बात, जैसा आपने कहा कि मटेरियल साइंस जो है वो बेसिकली 4 फोर्सेज ऑफ नेचर को अभी तक ग्रैस्प कर पाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि फोर्सेज ऑफ नेचर इसके अलावा कोई होती नहीं यूनिवर्स में। वो सर बहुत सारी है, हो सकती है जिनको मटेरियल साइंस मान रही है कि हमने बहुत सारी एनर्जी वेवलेंथ्स को और फोर्सेस को हमने स्टडी ही नहीं किया, बहुत सारी एनर्जी की रिलेशनशिप को हमने स्टडी नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जो भी इन्फ्लुएंस कोई दूसरी बॉडी क्रिएट कर रही है इस बड़ी बॉडी के ऊपर, अर्थ लाइक बॉडी के ऊपर, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, क्या वो ऑब्जर्वेबल फैक्ट जो है वो प्रूवेबल है इन द लेबोरेटरी या थ्योरेसाइज करने के काबिल है? इतने डाटा हमारे पास अभी नहीं है, इतना बड़ा हमारा थ्योरी स्पैन नहीं है कि हम इतनी बड़ी थ्योरीज बना तो हमें अभी ये भी नहीं पता कि फोर्स क्या है। इसको साइंस में भी बोलते हैं स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। दूसरी प्रॉब्लम मेजर ये नजर आती है हमें कि जैसे हमने पहले अपनी वीडियोस में बताया कि वर्ल्ड व्यू जो एक होता है, कलेक्टिव वर्ल्ड व्यू, उसकी एक अप्रोच होती है, एक डायरेक्शन होती है, वो हर दौर में सेट होती रही है 100 साल के लिए, 50 साल के लिए। राइट नाउ जो करंट वर्ल्ड व्यू है पिछले 50-100 साल से, वो है मटेरियलिस्टिक साइंस का, यानी कि मटेरियल साइंस कितनी ग्रो कर रही है, कितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। मेजॉरिटी दुनिया के लोग जो है मटेरियल साइंस को मेन स्ट्रीम नॉलेज मानते हैं इस वक्त। ऐसा ही है आपकी नजर में भी? जबकि आज से 100 साल पहले, मिडीवियल एजेस में या 200 साल पहले, स्पिरिचुअल साइंस को या रिलीजियस साइंस को मेन वर्ल्ड व्यू माना जाता था, मेन स्ट्रीम नॉलेज मानी जाती थी। हर कोई चीज या मटेरियल साइंस की भी कोई नई इजादात अगर मजहबी और रूहानी साइंस से कोइंसाइड नहीं करती थी, उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता था। उसकी बहुत प्राइम एग्जांपल गलीलियो है कि उसने जो क्लेम्स किए उस वक्त उसको आउटराइटली जो चर्चेस थी और रिलीजियस क्लेरिक्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बाद में 200 साल बाद जाके उसको एक्सेप्ट किया। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारी इस वक्त जो मेन
वर्ल्ड व्यू है वो मटेरियल साइंस है। जब हम कहते हैं मेन बिलीवर जो लोग दुनिया के वो मटेरियल साइंस के हैं, तो जो सूडो साइंसेज हैं लाइक एस्ट्रोलॉजी, लाइक माइंड साइंसेज, लाइक एनर्जी हीलिंग, या जो रिलीजियस साइंसेज हैं, मजहब की स्टडी है, या स्पिरिचुअल साइंसेज है जो अलग से एक पूरी डोमेन बन चुकी है, तो वो मेन स्ट्रीम नहीं है। लोग उसको मानते भी नहीं है, लोग उसको समझते भी नहीं, इन जनरल लोगों को उतना नहीं पता होता। तो अगर कोई एक फिनोमेना मैं स्पिरिचुअल साइंस का उठाऊं या कोई सूडो साइंस का मैं नॉलेज बेस उठाऊं और उसको मटेरियल साइंस के किसी एनालिसिस से कंपेयर करूं, तो हमारे पास दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त पूरी दुनिया में कि जहां पे ये दोनों कह लीजिए ब्रांचेस ऑफ साइंस या अप्रोचेस ऑफ साइंस के माइंड रखने वाले लोग एक जगह आके और इन सबको एनालाइज करें। मे बी इन द नियर फ्यूचर, मे बी आने वाले वक्त में लोग सिमिलैरिटीज ढूंढे। जैसे हमने एक मिसाल दी थी कि जो स्केलर रियलिटी था वो पहले स्पिरिचुअलिटी में बड़ा जिक्र उसका हमने पढ़ा था कि एज अबव सो बिलो, जो मैक्रो लेवल पे हो रहा है वही माइक्रो लेवल पे भी होता है, और ये पैटर्न है यूनिवर्स का, ये स्पिरिचुअलिटी में बड़ा कॉमन सुनने में आता है। इट हैज बीन रिसेंटली ऑब्जर्व्ड कि मटेरियल साइंस भी जो है इस पैटर्न को, इस कह लीजिए इस कोलैबोरेशन को समझ रही है, इस अंडरस्टैंडिंग को पा रही है कि जो एक एटम का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर आपको सोलर सिस्टम का भी नजर आ रहा है। अब साइंस उसको मटेरियल साइंस मान रही, समझ रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है, उसके ऊपर कोई थ्योरी व्योरी निकालेगी। सर मैंने एक और नोट किया, इस तरह की जब हम डिस्कशन करते हैं साइंटिफिक फोरम में, तो उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक कोई क्या कहते हैं रिगरस प्रोसीजर नहीं होता जिसके जरिए हम फिल्टर करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इसमें साइंस में हमारे पास साइंटिफिक प्रोसेस है जो इवेल्यूएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, और करते करते जब तक आखिरी हमें हकीकत नहीं मिलती। तो इससे भी एक प्रोसेस की मैं देखा कमी है यहाँ पे कोई। बिल्कुल, हर दौर में कमी रही है और हर प्रोसेस में कमी रही है। देखें खुर्रम, जैसे हमने कहा कि अभी मटेरियल साइंस का दौर है, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स और थ्योरी का तरीका सब सेट किया और बिल्कुल काबिल एहतराम है। पिछले दौर में रिलीजियस साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का दौर रहा। कॉम्प्रीहेंसिवनेस ये नहीं है कि मैं एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना के चलूँ, कॉम्प्रीहेंसिवनेस का लेवल ये होना चाहिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड, कोई ऐसा पैरामीटर, ऐसा कोई हाइपोथेसिस, ऐसा कोई इदारा, प्लेटफॉर्म जहाँ पे मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, रिलीजियस साइंस, फिलॉसफी, सूडो साइंसेस, हर एंगल को इनकलकेट करके यू कम टू अ कंक्लूजन, यू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हाँ, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने कि अब रिसेंटली मैंने देखा पिछले 20 साल के अंदर कई लोग उठ के आए जिन्होंने बाकायदा उस पर बुक्स लिखी और अपनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग प्रेजेंट करना शुरू की। इसमें डॉक्टर टॉम कैम्बल बहुत मशहूर है इस वक्त वेस्ट में, वही छाए हुए व्हेन वी टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इन्होंने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दी, और भी पीछे लोगों ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे काम किया है। इवन इस्लामिक मिडीवल एजेस के अंदर सूफिया ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के ऊपर बात की, वो कि उन्होंने उसको इस तरह प्रेजेंट नहीं किया। तो अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आप हर डायमेंशन ऑफ नॉलेज को इनकलकेट करो एंड देन यू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। वर्ल्ड व्यू जो है वो ऑल इनकम्पासिंग नॉलेज होना चाहिए, वर्ल्ड व्यू सिर्फ मटेरियल साइंस नहीं होना चाहिए। जब तक हमें ये प्लेटफॉर्म्स की कोलैबोरेशन नहीं मिलेगी, हमारा अंडरस्टैंडिंग का तरीका इतना ओपन माइंडेड नहीं होगा। आप किसी मटेरियल साइंटिस्ट, साइंस के बिलीवर के पास बैठ के एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं? नहीं। किसी हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी के बिलीवर के पास बैठ के मटेरियल साइंस डिस्कस कर सकते हैं? प्रॉब्ली नॉट। ऐसे कितने लोग आपने जिंदगी में देखे हैं जो मटेरियल साइंस भी जानते हो और एस्ट्रोलॉजी भी जानते हो? ये है हमारी प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने ये नोट किया कि अगर कोई दोनों तरफ से पढ़ना भी चाहे इसको, तो अगर आप स्पिरिचुअल साइंस बंदे के पास चले हैं तो आपको स्पिरिचुअल मतलब जो भी उसका बता सकता है वो बता देगा, लेकिन वो फिर साइंटिफिक टर्म से रिलेट नहीं कर सकता। और इसी ऑपोजिट आप साइंस के पास चले जाएं तो वहाँ का बंदा उसको आउटर रिजेक्ट कर देगा कि बस ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, आप ये चलें, दूसरे उसको मैं मानता नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ। उसकी वजह है कि हमने प्रिज्यूम कर रखा है कि हमारा जो माइंड है वो एक लिमिटेड नॉलेज बेस रखता है, नंबर 1। नंबर 2, माइंड लिमिटेड नॉलेज बेस ही रख सकता है कि एक इंसान जो सब कुछ पढ़ने जाए ज़िंदगी में, जो कुछ भी दुनिया में सारा नॉलेज मौजूद है, तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी तब भी नहीं पढ़ पाएगा। कॉमन सेंस तो यही है। इससे ऊपर भी एक अप्रोच है, इससे बेहतर एक अप्रोच है कि अगर आपको ये सेंस आ जाए, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हाउ नॉलेज बिहेव्स, जो नॉलेज के फ्लो करने का और बिहेव करने का एक्चुअल जो नॉलेज की फितरत है, इल्म की फितरत, एग्जैक्टली नॉलेज की नॉलेज आ जाए, तो फिर आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नॉलेज आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, आप उसको वैलिडेट कर सकोगे और इनवैलिडेट कर सकोगे। एक तो ये तरीकाकार है जो स्पिरिचुअलिटी में, विजडम में पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है, या कह लीजिए ट्रांसफर किया जाता है। नंबर 2 कि आपको पूरी दुनिया की हर नॉलेज लेनी भी नहीं है, हर नॉलेज इनकलकेट नहीं करनी, लेकिन अपने आप को ओपन माइंडेड तो रख सकते हैं। मैं अगर एस्ट्रोलॉजी का बिलीवर हूँ और मैं कहता हूँ ये चीज़ ऐसी होती है और मटेरियल साइंस उसको नेगेट करी, मुझे आउटराइटली उसको रिजेक्ट किया, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो एक व्यू है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा। और सेम गोज विद मटेरियल साइंस बिलीवर्स कि भाई ये एक व्यू है, ये एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है, या तो ऐसे लोग प्रिपेयर करें या ढूंढें। अच्छा, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, जिनको सारे व्यूज अंडरस्टैंड करना आते हैं और जो नॉलेज के सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं।
और एज अ रिजल्ट वो इन सिमिलैरिटीज़ को, इन ऑब्जर्वेशंस को, इन ग्रेटर रियलिटीज़ को समझते भी हैं। अब आप उनको नाम जो भी देते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक ह्यूमंस कलेक्टिवली उन अंडरस्टैंडिंग्स पे नहीं आएंगे जहाँ पे दूसरे नॉलेज सब्जेक्ट मैटर्स को भी इनकलकेट करना सीखें आपस में एक दूसरे के सब्जेक्ट मैटर्स में, तब तक ह्यूमंस जो है वो सेरेनिटी ऑफ नॉलेज अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इससे तो मुझे इसकी रिजल्ट में ये आ रहा है कि हर किसी को एक पैर और रखना चाहिए, जो स्ट्रक्चर जो हमें पता है नॉलेज वगैरह उसको रिजेक्ट भी नहीं करें और उसको बिल्कुल पक्का कंक्रीट करके नहीं बनाने के, बस यही। और दूसरा पैर ऐसे रखें कि ओपन रखें कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आए तो उसको भी इनकलकेट कर पाए। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें आप मटेरियल साइंस के फर्म बिलीवर हैं, स्टॉन्च बिलीवर हैं, आपने ज़िंदगी भर मटेरियल साइंस को खुदा मान लिया, नाउज़ुबिल्लाह, इतना आप बिलीवर हैं, लेकिन आप कब समझदार इंसान कहलाएंगे कि आपने बोला मैंने पूरी ज़िंदगी मटेरियल साइंस पढ़ा है, लेकिन जो दूसरी साइंसेज हैं वो मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे नहीं पता उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एंगल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। लेकिन मैं अपने माइंड को ओपन रखता हूँ और डिग्निफाइड रखता हूँ कि अगर मुझे कोई दूसरे सब्जेक्ट मैटर से कोई बात समझाएगा सेम फिनोमेना, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा और मैं उसको एब्जॉर्ब करूंगा, लेटर ऑन शायद मुझे समझ में आ जाए, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करूंगा मैं इसको आपने कहा कि ओपन माइंडेड, हाँ, अपने आप को ओपन माइंडेड रखिए। और ऐसे ही लोग शऊरी लेवल पे इर्तिका करते हैं या ग्रोथ करते हैं जो लोग ओपन माइंडेड लेके चलते हैं, जो लोग अपने ओपिनियंस बना के और स्टॉन्च हो जाते हैं कि नहीं जी साइंस ही सब कुछ है, रिलीजन कुछ नहीं है, रिलीजन ही सब कुछ है, साइंस की कोई औकात नहीं है, साइंस भी अल्लाह ने बनाया, रिलीजन भी अल्लाह ने बनाया। थैंक यू सर।